नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस क्लास में मैं आपको 20-22 स्पॉट द एरर के सबसे तगड़े पावरफुल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर एसएससी 2025 के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो इस बार स्पॉट द एरर के सेक्शन में बहुत लंबे लंबे ग्रामर के तगड़े तगड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन भी जो पिछले समय में 1 लाइन के आते थे, इस बार 4 लाइन के क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके के 20-22 क्वेश्चन आज की क्लास में लेके आया हूँ। अगर आपको सही से अंग्रेजी को सीखनी है और अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, चाहे हम प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, तो क्लास शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि पिछले समय जो पैटर्न था पूछने का और जो अब पैटर्न है पूछने का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले टाइम में प्री में हो या मेंस में हो, कभी इस तरीके के लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। सीजीएल प्री में, सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल प्री में, सीएचएसएल मेंस में, इन सब में कहीं नहीं बनाए गए इतने लेंदी क्वेश्चन जितने इस बार बनाए गए। तो सारे बच्चों को हर एक क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो है आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मेरे पास लिस्ट है। द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट विथ नीट हैंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 29 जैसे ही आप पढ़ोगे आपको यह समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन में हमें नो एरर देना रहता है, लेकिन यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। किसी ना किसी ऑप्शन को चेक तो करना है आपको, इसमें संभावित एरर हो सकता है। जब आपको संभावित एरर दिखाई ना दे तो नो एरर का ऑप्शन भी ना हो तो समझ जाइए कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन गड़बड़ है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है द इंटर्न्स वर आस्क्ड। इंटर्न्स जो है प्लूरल है, उस हिसाब से वर्ब प्लूरल लिया गया है। इस वाले हिस्से में कोई गड़बड़ नहीं है। आस्क के बाद टू प्लस वी वन लिया गया, अपने आप में ठीक है। आस्क टू कंप्लीट कहते हैं, आस्क के साथ टू लगाया जाता है। द असाइनमेंट, आस्क टू कंप्लीट व्हाट, द असाइनमेंट। कैसे, किस मैनर में, क्विकली एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। कंप्लीट के लिए वर्ब के लिए आया है क्विकली, तो ये अपने आप में सही है। और क्या करना है, क्विकली उसे कंप्लीट करना है और सबमिट करना है कि इट को। इट किसके लिए आया, असाइनमेंट के लिए, और असाइनमेंट क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे, तो ये भी सही है। लेकिन ध्यान से देखिए, सबमिट इट विथ नीट हैंड राइटिंग लिखा हुआ है। तो सबमिट इट, जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हो तो विथ नीट हैंड राइटिंग नहीं, इन नीट हैंड राइटिंग होता है। तो विथ की जगह जो आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना था यहाँ पे, वो इस्तेमाल करना था आपको इन नीट हैंड राइटिंग। इन नीट हैंड राइटिंग, ये सवाल यहां से प्रीपोजिशन का एरर है। इस क्वेश्चन में कौन सा एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है। जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आज तक के इतिहास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैट के एग्जाम में। एसएससी के औकात के बाहर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्वेश्चन। इसकी समानता अगर किसी सीजीएल प्री के क्वेश्चन से होती है तो इसे संयोग समझिएगा। दिया है, इट वॉज एट द समिट इन वियना वेयर द ट्रीटी वॉज ऑफिशियली रेटिफाइड, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region। कह रहा है इट वॉज एट द समिट, ये समिट था कहां पे, वियना में था, जहां पे ट्रीटी जो है ऑफिशियली रेटिफाइड की गई। thereby bringing to an end, इस तरीके से इंड किया गया है डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का उस रीजन में। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये क्लेफ्ट सेंटेंस है। क्लेफ्ट सेंटेंस अगर बनाया जाता है तो वहां पे आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो उसका बड़ा ध्यान रखना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो इस्तेमाल करते हो वहां पे बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले सबसे पहले आपको क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे लिखा है द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड एट द समिट इन वियना। अगर हम नॉर्मल टोन में बोलते तो हम ये बोलते हैं कि जो ट्रीटी है वो रेटिफाई की गई थी समिट में, वो कहां पे है, वियना में। तो हमारा जो फोकस होता है वो होता है ट्रीटी पे, कि ट्रीटी रेटिफाई की गई है। उसके बाद हम बताते हैं वियना में हुई है और वियना में जो समिट हो रहा है उसमें हो रही है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा जो है इम्फेसिस डालना हो किस पे, समिट पे, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इट वॉज एट द समिट। ये वो समिट था कहां पे, वियना में, जहां पे जो ट्रीटी है वो रेटिफाई की गई थी। अगर ये स्ट्रक्चर हमको डालना हो जब हमें एम्फेसिस करना हो तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस। तो क्लेफ्ट सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उसका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। इट का इस्तेमाल करते हो, इट के बाद बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। बी मतलब वाज या इज होता है, क्योंकि इट सिंगुलर है तो या तो वाज करोगे या तो इज करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जिसको एम्फेसाइज कर रहे हो एम्फेसिस वाला पार्ट डालोगे। उसके बाद
आपको रिलेटिव जो है एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन डालना होता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हो, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। इट वॉज समिट, तो इट वॉज समिट आपने कर लिया, और कहां पे, वियना में। तो ये पूरा आपका हो गया इट, फिर वर्ब की वी फॉर्म, और जिसको आपको एम्फेसिस करनी, एम्फेसिस वाला स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे डाल लिया। अब उसके बाद आपको रिलेटिव एडवर्ब डालना है या रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, क्योंकि यह जगह बता रहे हो कि वियना वो जगह थी, तो वेयर हमने जगह के लिए बता दिया, प्लेस के लिए वेयर इस्तेमाल किया जाता, तो सेंटेंस लगता सही है। लेकिन ध्यान रखना, जब क्लेफ्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो तो क्लेफ्ट सेंटेंस में टाइम बताने के लिए व्हेन और जो प्लेस बताना होता है वेयर से, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते, इनकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं दैट। तो इसमें जो एरर है वो है क्लिफ सेंटेंस में रिलेटिव जो है आपको प्रोनाउन डालना था दैट, ना कि यहाँ पर रिलेटिव जो एडवर्ब डाल रखा है वेयर, वो सही है। तो व्हेन और वेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये दोनों गलत होता है, जो करेक्ट होता है वो दैट होता है। यहाँ एक और चीज समझनी है कि अगर ये जो चीज होती है, यहाँ पे पर्सन मेंशन होता तो आप हु और हुम का इस्तेमाल कर लेते हो। तो क्लिफ सेंटेंसेस में हु हुम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। और दैट इस्तेमाल हम पर्सन के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि दैट हम पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और हम बाकी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं दैट का। लेकिन अगर हु और हुम की बात करें तो वो सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप सोच के देखो, क्या इस तरीके का क्वेश्चन कभी आपके एग्जामिनेशन में बन सकता था? लेकिन नहीं, इस बार के एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। इस क्वेश्चन की समानता अगर रियल क्वेश्चन से पाई जाती तो इसे संयोगी समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस दैट ईच एम्प्लॉइज मस्ट एडहर टू द कोड ऑफ कंडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, तो लिखा हुआ है द ड्राफ्ट पॉलिसी। तो जो हम ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करते हैं सिंगुलर है, उस हिसाब से वर्ब आउटलाइन सिंगुलर है। फिर उसके बाद रिलेटिव क्लॉज जोड़ा गया दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट आया ईच एम्प्लॉय सिंगुलर है। उसके बाद मस्ट एडहेयर टू, मस्ट आपका मॉडल आ जाता है, एडहेयर टू हम लगाते हैं, ये फ्रेज होता है किसके साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। तो कोड भी जो है आपका सिंगुलर है, कंडक्ट भी आपका सिंगुलर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। जो दियर इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखो किसकी पोजीशन की बात हो रही है, एम्प्लॉय की पोजीशन की बात हो रही है। तो जो दियर है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है भाई जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा। दियर तो यार प्लूरल है, दियर अगर प्लूरल है, एम्प्लॉय आपका सिंगुलर है, क्योंकि एम्प्लॉय के पहले ईज भी लगा हुआ है, तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो दियर को हटा के आपको क्या डालना पड़ेगा, इट्स डालना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये वाला इट्स डालोगे, ये वाला इट्स मत डाल दीजिएगा। ये वाला इट्स का मतलब होता है इट प्लस इज। ये क्या होता है, ये होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी 20-22 क्वेश्चन लेके आए हो ना, बहुत फाड़ू है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन को देखते वक्त, वैसे वैसे समझ में आएगा कि आज की क्लास के क्वेश्चन सारे फाड़ू हैं। अगला है, रेयरली हैड द कोर्ट इनकाउंटर ए पिटीशन सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट नॉट सो कॉन्स्पिक्यूअसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन रेदर देन जुडिशियल रेमेडी। लिखा है रेयरली हैड द कोर्ट इनकाउंटर ए पिटीशन, शायद ही कोर्ट के पास इस तरीके की पिटीशन आई होगी। सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट, मतलब जिसके अंदर लीगल मेरिट होगी ही नहीं। नॉट सो कॉन्स्पिक्यूअसली इंटेंडेड, और वो इतनी समझदारी के साथ जो है इंटेंड कर रही होगी कि वो सिर्फ मीडिया अटेंशन कर पाए, उसमें जुडिशियल कोई रेमेडी नहीं देखी जा रही होगी। ये सेंटेंस इस चीज पे डाला गया है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको देख के बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ एरर है, किस तरीके का एरर है, समझ में नहीं आता है। तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर रेयरली, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली और नेवर का इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हो, तो ये निगेटिव एडवर्ब बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? निगेटिव एडवर्ब बोले जाते हैं। निगेटिव एडवर्ब की दो प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए हैं तो इनके साथ हम इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, रेयरली के बाद वर्ब इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये सही है। ये पहली चीज है जो चेक करना होता है, या रूल 01 है जो आपको पढ़ाते हैं हम सारे के सारे लोग। उसके बाद एक बात ये बताते हैं, सारे निगेटिव एडवर्ब इसके साथ जो है नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसके साथ नॉर का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि नॉर अपने आप में निगेटिव होता है। तो नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर तभी लेके आओगे जब नीदर स्टार्टिंग में इस्तेमाल करोगे। रेयरली के साथ आपने इस्तेमाल किया है, इसके बाद यहाँ पे नॉर डाल दिया है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जिस स्ट्रक्चर में इसको फॉलो करते हो, तो जब रेयरली का इस्तेमाल करते हो, सेल्डम का, हार्डली का, बेयरली का, स्केर्सली का, नेवर का, तो जो ये वाला पार्ट चल रहा होता है, जब तक वो पार्ट क्लोज नहीं हो जाता, उससे डिफरेंट पार्ट अटैच नहीं किया जाता है, तब तक वो वाला दूसरा वाला पार्ट आप निगेटिव नहीं बनाते हो।
ये उसके कंटिन्यूएशन में है, कॉमा लगा के दिया गया है, तो यहां से नेगेटिव डालने से फिर ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मीनिंग तभी निकल के आएगी सही जब आप नॉर को हटा दोगे और लिखोगे सो कॉन्स्पिक्यूशली इंटेंडेड, इस समझदारी के साथ उसे इंटेंड किया गया है कि वो मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके रादर देन उसमें कोई जुडिशियल रेमेडी हो। सेंटेंस की मीनिंग ये थी, तो यहां से नॉर आपको हटाना था। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, मतलब जो आज मैं अगले बाकी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन देख के आपका माथा टनक जाएगा, किस तरीके का, किस स्तर का क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है जैसे कैट का पेपर देना है, इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ के सीजीएल प्री का सीजीएल मेंस का पेपर नहीं देना है। अगला जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 33, ये मुझे सबसे आसान क्वेश्चन मिला, ठीक है। लिखा हुआ है मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द डेवलपमेंट टीम टू रिड्यूस द एप्लीकेशंस लोडिंग टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फीचर्स। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत आसान है। एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं ना, एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम हमेशा पढ़ते हैं कि मच जो होता है और जो मेनी होता है मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और मेनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मच इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे एफर्ट्स इस्तेमाल किया गया है। एफर्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है, जरा ध्यान से समझिएगा। एफर्ट दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। हम मच के साथ अगर इसको यूज करना हो तो हम एफर्ट लेंगे, इसको यहाँ पे अनकाउंटेबल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमको एफर्ट्स लिखना हो तो हम इसके साथ मेनी इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त काउंटेबल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे बनाना है, वो डिपेंड करता है इसके आगे आने वाला वर्ब। इसके आगे वाला वर्ब अगर प्लूरल है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसके आगे वाला वर्ब अगर सिंगुलर है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि मच को आपको बदलना है किसमें, मच को बदलना है आपको मेनी में, तब सेंटेंस जाके आपका करेक्ट हो पाएगा। चलो इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेयरली इफ एवर। रेयरली मतलब कभी नहीं, इफ एवर या कभी कभी, कभी नहीं या कभी कभी, इस फ्रेज का मतलब यही है। हैव देयर बीन अ टाइम when dissent was met with such institutional disregard as in the present administration। जैसे रेयरली इफ एवर से सेंटेंस से स्टार्ट किया गया है, तो रेयरली इफ एवर जो होता है ये आपका नेगेटिव एडवर्ब की तरह फ्रेज काम कर गया। इसके बाद आपको इन्वर्टेड वर्जन इस्तेमाल करना होता है। इन्वर्टेड है, हैव लिखा है, फिर लिखा है देयर बीन ए टाइम, हैव देयर बीन ए टाइम। जरा इस फ्रेज को, इस वाले सेक्शन को जरा ध्यान से देखना। हम लिखते हैं ना देयर हैज बीन अ टाइम, एक समय था, देयर हैज बीन अ टाइम, ये हम लिखते हैं ना, देयर हैज बीन अ टाइम, ये एक समय था। तो देयर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, और इसका जो कोर सब्जेक्ट होता है वो टाइम होता है। अब अगर इसको इन्वर्ट करना है तो आपको हैज को आगे लेके जाना है, क्योंकि टाइम सिंगुलर है। टाइम सिंगुलर तो आप हैव का इस्तेमाल नहीं करते हो, देयर हैज बीन अ टाइम लिखते हो, देयर हैज बीन अ टाइम लिखते हो। समझ में आया? तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इन्वर्टेड वर्जन इस्तेमाल किया, जो हैव आया वो टाइम के लिए आया है और ये सिंगुलर होना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसमें मतलब आता हुआ क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। लिखा हुआ है लिटिल डिड द कमिटी न्यू अबाउट द हिडन लाइबिलिटीज व्हेन इट अप्रूव्ड द मर्जर लेट लास्ट क्वार्टर। ध्यान से देखिएगा, जब आपको एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ाया जाता है एक लिटिल होता है, दूसरा होता है अ लिटिल, तीसरा होता है द लिटिल। और अक्सर करके बताया जाता है जब भी आपको लिटिल देखने को मिले तो सेंटेंस में क्या होता है, इसी से रिलेटेड एरर होता है। तो लिखा ना लिटिल डिड द कमिटी न्यू, लिटिल का मतलब होता है जीरो, अ लिटिल का मतलब होता है जीरो प्लस मतलब थोड़ा, और इसका मतलब होता है जीरो प्लस जितना थोड़ा है वो पूरा। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई कमिटी को थोड़ी थोड़ी तो जानकारी थी, तो हम थोड़ा थोड़ा का सेंस दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अ लिटिल लिख दिया हमने और सेंटेंस को हमने क्रैक कर दिया और घर आके खुश है मेरे तो नंबर बन गए, और फिर पता चला जब रिजल्ट आया आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ये एकदम संभावित हो सकता है, लेकिन अगर कोई और ऑब्वियस सा एरर ना दिया हो, जरा ध्यान से देखो, लिखा है डिड द कमिटी न्यू। अब लिटिल से स्टार्ट किया, इन्वर्टेड वर्जन इस्तेमाल किया है, डिड का यहां इस्तेमाल किया, डिड के साथ V1 इस्तेमाल होता है। ये क्या दिया हुआ है, ये V2 है, ये क्या है V2 है, और इस्तेमाल होता है V1। तो क्या कन्वर्ट करोगे इसको, नो। ये तो एकदम फैक्ट बात है ना, टेंस का है कि डिड के साथ तो आप V2 इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। तो एरर लिटिल में नहीं है, एरर यहाँ पे है। अच्छा, लिटिल को देख के भी अगर एरर मारते तो ऑप्शन 1 में ही, देखो मेरी भी यार बुद्धि कहीं अलग जा रही है, ऑप्शन 1 में ही कुल मिला जुला के एरर मारना था।
तो इसको देख के भी मार देते तो भी क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन एरर यहाँ पे है। ये अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में अगर क्वेश्चन बनाता तब जो है आपको डाउट हो सकता था कि ए के साथ बना दे और इसके साथ बना दे, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनाता था। लेकिन इस बार भगवानी मालिक। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखा है ऑल दैट इज नीडेड फॉर द बिल टू पास आर ए सिंपल मेजॉरिटी एंड ए सिग्नेचर फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू सर्टिफाई द वोट। ऑल दैट नीचे जो कुछ भी चाहिए था, जो कुछ भी चाहिए था वो क्या चाहिए था इस बिल को पास होने के लिए, एक सिंपल मेजॉरिटी एंड ए सिग्नेचर चाहिए था फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ था, टू सर्टिफाई द वोट, वोट को सर्टिफाई करने के लिए। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है, जैसे ऑल दैट इज नीडेड लिखा हुआ है, ठीक, तो ऑल दैट इज नीडेड ये एक फ्रेज है जो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कई बार हम लिखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट मैटर्स, ऑल दैट रिमेन्स। इस तरीके के फ्रेज को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, सब सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर होने का मतलब क्या हो गया, ये जो यूनिट है आपकी, जो यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ये जो यूनिट है आपकी, ये जो रेड वाली यूनिट है, ये पूरा फ्रेज है। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज कैसा काम कर रहा है, ये फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के बात हो रहा है कि ऑल दैट इज नीडेड, जो कुछ भी चाहिए था किसके लिए, बिल को पास करने के लिए। ये सेक्शन जो है फ्रेज जो है, ये है मॉडिफायर। अब इसके बाद ये जो लगाया गया है, ध्यान से देखिए, आर, ये है वर्ब, तो सब्जेक्ट के लिए आएगा। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आर की जगह आपको इस लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत क्वालिटी क्वेश्चन जो है आज की क्लास में है, जो आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट लेवल तक का है, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट कैट में भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आज की क्लास में लिया है हमने। अगला देखो, इट वॉज the misalignment between projected and actual data that cast doubt not only on the calculations but also on the assumptions that underlied the funding strategy। क्वेश्चन नंबर 37 अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मैं मान के चलता हूँ 100% बच्चा इस क्वेश्चन को एरर ही करेगा। बहुत कोई बच्चा ऐसा होगा जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का बच्चा होगा, वही सही कर पाएगा, अदरवाइज यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, इनके बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। रीजन बताता हूं क्यों। मैं होता तो मैं भी गलत करके आता। लिखा इट वॉज द मिस अलाइनमेंट, तो इट के साथ वॉज इस्तेमाल किया गया, दोनों सिंगुलर है, पास से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है। बिटवीन, बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डेटा की बात हो रही है, दो के लिए इस्तेमाल किया गया है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। उसके बाद कास्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, कास्ट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कास्ट 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 होता है, तो ये V2 में है, V2 से स्टार्ट हुआ है, अपने आप में सही है। दैट कास्ट डाउट नॉट ओनली, ध्यान से देखो, नॉट ओनली है तो इसके साथ बट ऑल्सो आना चाहिए, सेंटेंस में है। ऑन द कैलकुलेशंस, तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर इसके साथ है उसी तरीके का स्ट्रक्चर बट ऑल्सो के साथ है। ऑन द एजम्पशंस, मतलब 3-4 चीजें चेक कर चुके, सब कुछ परफेक्ट है। फिर उसके बाद दैट दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है अंडरलाइड द फंडिंग स्ट्रेटजी। एरर यहां पे जाके अंडरलाइड पे है। जब हम बात करते हैं अंडरलाई की बात करते हैं, ये होता है V1। इसका जो V2 होता है वो होता है अंडरले, और V3 जो होता है वो होता है अंडरलेन। ये V2 होता है और ये V3 होता है। अब सोच के देखो, क्या इतना इस शब्द को रटा है आपने? मैंने तो अपनी किताब में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है जो बेसिक ग्रामर आती है कि हमने वहां लिखा होगा कि अंडरलाई, अंडरले, अंडरलेन होता है। अब अगर किसी को थोड़ा सा वो याद हो कि लाई ले लेन होता है, ये पढ़ाया जाता है आपको, वर्ब बेसिक वर्ब में पढ़ाया जाता है, लाई ले लेन होता है, तो अंडरलाई, अंडरले, अंडरलेन। और ये लाई का मतलब होता है लेटा होना, अंडरलाई का मतलब होता है अंदर, अंदर लेटने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो अंडरलाई, अंडरले, अंडरलेन होता है। अगर ये वहां तक जाके कोई बच्चा समझ पाया तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है, अदरवाइज इसको करेक्ट करने में हिंदी भाषी बच्चे को तो गड़बड़ी होगी। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाने आने से पहले मेरे को चेक करके आना पड़ा, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। हम जैसे शिक्षक जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग सब कुछ हमारी जुबान पे होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमने अपने तैयारी के समय नहीं रटा है, फेल होने के समय नहीं रटा है, पास होने के समय नहीं रटा, उसके बाद पढ़ाने के समय नहीं रटा है, सब कुछ रट रखा है। कई सारी किताबें रख के रट रखा है कि कुछ हमारी नॉलेज के बियॉन्ड ना आ जाए, लेकिन अंग्रेजी है फिर भी कुछ ना कुछ आ जाती, इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं सामने, जहाँ पे हम खुद फंस जाते हैं पर्सनली। अगला है, इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द बोर्ड इंटेंड्स टू implement the proposal or if the statement was merely a strategic ploy aimed at appeasing shareholders
इन लाइट ऑफ द रिसेंट लीगल सेटबैक्स। इस सेंटेंस को पूरी तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। और एक इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं रिसर्च कर पाया था, मेरे को एरर कहीं देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। मेरे को एरर देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसमें नो एरर नहीं दिया हुआ है। एसएससी किस सेक्शन में एरर ले रही है मेरे को नहीं पता। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप को कहां पे एरर दिखाई दे रहा है इसमें। वैसे इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन को रिपोर्ट करने लायक था। अगला है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इससे डिफिकल्ट एसबीए का क्वेश्चन ही नहीं बनाया जा सकता। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं लिख सकता हूं इसको, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द एसबीए। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं बनाया जा सकता है। आप देखो, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आरसी है, देख के लग नहीं रहा कि ये आरसी है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, फिर 1 बाय 1 सबके जवाब देने होंगे। स्पॉट एरर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चेक कंसेप्ट सिखाता हूँ इसमें। कई बार देखोगे एक आपका सब्जेक्ट यूनिट स्टार्ट होगा जो 1 या 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। फिर सब्जेक्ट यूनिट के बाद इसका मॉडिफायर ऐड होता है, इसका मॉडिफायर ऐड होता है। जो मॉडिफायर ऐड होता है, ये मॉडिफायर की कैटेगरी बनती है। कई बार क्या होता है कि ये एक शब्द का होता है, और जब एक शब्द का होता है तो पहले इस्तेमाल कर दिया जाता है। जब फ्रेज से इस्तेमाल किया जाता है तो बाद में पोस्ट मॉडिफायर के तरफ में फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेज अपने आप में छोटा होता है और बड़ा होता है। ये जो फ्रेज होता है थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बाद अगली जो इकाई होती है वो आपकी क्लॉज आ सकती है। क्लॉज आपका छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा या फिर बड़ा आ सकता है। और साथ में इसी मॉडिफायर में कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस आ सकते हैं, जो अपने आप में छोटा हो सकता है, जो अपने आप में बड़ा हो सकता है। और ये पूरा का पूरा जो है ना, चाहे वो फ्रेज छोटा या बड़ा हो, चाहे क्लॉज छोटा या बड़ा हो, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस छोटा या बड़ा हो, ये सब मॉडिफायर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी जो वर्ब लाइन है इसके बाद आती है, इसकी जो वर्ब लाइन है इसके बाद आती है वर्ब, और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है या आगे की कहानी पूरी मूव करती है। ये इस तरीके का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर बनाओगे इसमें, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ये वाली लाइन फॉलो करोगे। ये वाला क्वेश्चन इसी वाली लाइन पे है। इतना हिंट दिया है, जरा आप ढूंढने की कोशिश करो। क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। चलो मैं दिखाता हूं। लिखा है द प्री एजम्पशन, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देख लो। द प्री एजम्पशन, फिर कॉमा लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? कॉमा। मतलब अब इस प्री एजम्पशन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन पास किया जाएगा, पास किया जा रहा है। नॉट दैट द पॉलिसीज देमसेल्फ वर, पॉलिसीज देमसेल्फ, पॉलिसीज खुद भी वर थे इल कंसीव्ड, बट रेदर दैट दियर रेटोरिकल फ्रेमिंग लेडन विथ अब्स्ट्रैक्शन अलाइन टू, ये दूसरा वर्ब हो गया, अलाइन टू ग्रास रूट डिस्कोर्स। तो एक तो क्लॉज यहां पे आता है, एक क्लॉज यहां पे आता है। इन दो क्लॉजेस को कंबाइन करके यहां से यहां तक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पास किया गया एज ए मॉडिफायर, एज ए मॉडिफायर किसके लिए? इसके लिए, प्री एजम्पशन के विषय में। फिर इसके बाद वर्ब यूनिट यहां स्टार्ट हो रही है, और प्री एजम्पशन जो है ये सिंगुलर है। क्या है? ये सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब आपका यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, ये हैव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज। समझ में आया? इस वाली लाइन पे क्वेश्चन बना है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। यकीन जानो, हमको हल्का मास्टर मत देखो। इस तरीके के क्वेश्चन आपने कहीं और पढ़े भी नहीं होंगे, कोई और मास्टर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पढ़ाता भी नहीं होगा, लेकिन आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा मैं। अगला है, द कंपनी नीड्स ए डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। ये क्वेश्चन है नाउन से, इसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये हाईलाइट किया, इसी में छुपा हुआ है। नाउन से और आर्टिकल का है। नाउन में अगर बात करें, नाउन और आर्टिकल अगर दोनों मिक्स की बात करें, तो आप बस एक ही चीज पढ़ते हो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो फीडबैक है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ आर्टिकल ए जो इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, यहाँ पे एरर है। समझ में आया?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आप नीदर नॉर, ईदर और, या सिंपली और इसके साथ, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, तो जो वर्ब आता है ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये एरर दिया हुआ था। ये सब चीजें पहले से पढ़ रखी हो। ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है वो एकदम ही डिफिकल्ट था, सर के ऊपर से गुजर जाने वाला था। ये वाला क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस का जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है, उस कंडीशनल सेंटेंस के बियॉन्ड ये है, लेकिन जितना पढ़ाया गया है अगर उस चीज को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिखा है, द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड टू अवॉइड जियोपार्टिजाइंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। तो एक रूल पढ़ाया जाता है कि अगर आपको अंटिल मिल जाए, बिफोर मिल जाए, आफ्टर मिल जाए, व्हेन मिल जाए, एज सुन एज मिल जाए, इफ मिल जाए, तो इस वाले क्लॉज में, इसी सेम क्लॉज में आप विल का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। और दूसरी बात, इसी क्लॉज में आप वुड का भी इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि ये विल का पास्ट का फ्यूचर होता है। तो ना विल इस्तेमाल करते हो ना वुड का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे एंटिल इस्तेमाल किया गया, इस क्लॉज में वुड भी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हो, एक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो, पैसिव का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से। यहाँ पे वुड बी को हटा के इज कंप्लीटेड लिखोगे, सेंटेंस की मीनिंग आ जाएगी और ये पैसिव स्ट्रक्चर में बन जाएगा। इज के साथ जब V3 इस्तेमाल करते हो तो पैसिव स्ट्रक्चर बनता है। देखो, ये क्लासेस आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपने बेसिक्स कवर कर रखी होगी, क्योंकि वैसे ही ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। अगर आपकी बेसिक्स ही कवर नहीं है, आपने एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ रखा, अगर आपने बेसिक रूल्स नहीं पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए डिलीवर किया जा रहा है जिन बच्चों की तैयारी पहले से ही 1-2 राउंड की है, मतलब अब उनकी स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए CGL मेंस के लिए, CHSL मेंस के लिए। ये क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली the crisis could have been averted for earlier than it ultimately was, saving valuable diplomatic capital। देखो, अगर पास्ट का इमेजिनरी सेंटेंस हो और अगर हम इसको वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। वर्ड के बाद आप क्या लेते हो? आप सब्जेक्ट लेते हो। सब्जेक्ट के बाद जब टू लेते हो, टू के बाद आप V1 लेते हो, टू के बाद आप V1 लेते हो, टू के साथ आप हैव नहीं लेते हो, 2+V1 आता है। एक तो ये स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, इसी को पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस को बताने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करते हो। हैड के बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो। तो यही इसमें एरर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग के सेक्शन में लिखा है, वर ही टू हैव। तो यहां पे ऐसा होना चाहिए था, अगर वर के साथ बनाओगे तो वर होना चाहिए था, फिर ही सब्जेक्ट हो गया, प्लस 2+V1 हो जाएगा। तो हैव हटाओगे, रिस्पॉन्डेड को क्या करोगे? आप रिस्पॉन्ड लिखोगे। एक तो ये करेक्ट होगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हैड ही रिस्पॉन्डेड, हैड ही रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ये सेंटेंस फिर करेक्ट होगा। ऐसे समझ में आया? ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर आप पास हाइपोथेटिकल सेंटेंस से स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप हेड से स्टार्ट करो, अगर आप वर्ब से स्टार्ट करो तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, +2 आता है, +V1 आता है। 2+V1 के बीच में हैव नहीं आता है। टू हैव रिस्पॉन्डेड, टू हैव प्लस V3 नहीं आता है। या तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है या तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। Not only does the report fail to address the structural gaps, but also it overlooks the more pressing issue of community exclusion, which according to activists have been systematically ignored for years। ध्यान से इसको देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी वाइज है। जैसे एक चीज है यहाँ पे ध्यान से देखो, जब नॉट ओनली आता है तो आप बट ऑल्सो देखते हो, ठीक है ना। तो बट ऑल्सो दिया है, इसके साथ पैरेलल स्ट्रक्चर भी देखना होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉट ओनली के साथ डज यहाँ पे लगाया है, द रिपोर्टर्स फेल टू लगाया है, फिर बट ऑल्सो के साथ इट ओवरलुक्स द मोर प्रेसिंग इश्यूज लिखा हुआ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट हैव बीन सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड फॉर ईयर्स। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद इट प्लस ओवरलुक्स है,
लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे नॉट ओनली के बाद डज द रिपोर्ट लिखा है, तो क्या ये पैरेलल स्ट्रक्चर है कि नहीं स्ट्रक्चर है? बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर है। जब नॉट ओनली से स्टार्ट करते हो तो ये इन्वर्टेड वर्जन है, सब्जेक्ट जो है बाद में आ गया, वर्ब पहले आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिख देते कि नॉट ओनली द रिपोर्टर डज फेल टू एड्रेस, तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है। हमने इसको इन्वर्ट किया, इसी वजह से डज पहले डाला है, नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस, तो इसको इन्वर्टेड करते हैं, इसको इन्वर्टेड करने की जरूरत नहीं है। तो नॉट ओनली के साथ जो ये स्ट्रक्चर बना है, बट ऑल्सो के साथ जो स्ट्रक्चर बना है, अपने आप में करेक्ट है। फिर जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। इट ओवरलुक्स व्हाट द मोर प्रेसिंग इशू। मैं आपका ध्यान यहां ले आना चाहता हूं, लिखा है बट ऑल्सो इट ओवरलुक्स, लेकिन ये ओवरलुक करता है क्या? द मोर प्रेसिंग इशू। इस यूनिट में अगर आप चलोगे तो इशू जो है आपका नाउन है और द मोर प्रेसिंग है ये प्री मॉडिफायर है। क्या है? प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। और उसके बाद लिखा है आप कम्युनिटी एक्सक्लूजन, तो ये वाला जो सेक्शन है ये उसका पोस्ट मॉडिफायर है। क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है किसका? इशू का, कि मोर प्रेसिंग इशू है, लेकिन किसका इशू है? कम्युनिटी एक्सक्लूजन का, तो ये उसका पोस्ट मॉडिफायर है। फिर यहाँ पे विच लगाया गया, फिर कॉमा लगाया गया। तो विच जो है, जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस पूरे यूनिट में इशू आपका मेन सब्जेक्ट है, यही इसका एंटीसीडेंट है। तो आगे की जो इंफॉर्मेशन पास होगी विच के बाद, जो वर्ब वगैरह यूज होगा, वो किसके लिए होगा? इशू के लिए होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, कॉमा लगा के लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट। ये जो है एक नॉन इसेंशियल फ्रेज मॉडिफायर डाला गया है, ये नॉन इसेंशियल है। जैसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, तो क्लॉज नहीं है, नॉन इसेंशियल है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होता है जो इसेंशियल होता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होता है जो नॉन इसेंशियल है। इसी तरीके से फ्रेज है, नॉन इसेंशियल फ्रेज है, इसको हटा दो डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से कॉमा के बीच में डाला गया। ये भी मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, किसी के लिए? इशू के लिए। ये प्री मॉडिफायर, ये दो पोस्ट मॉडिफायर, और ये जो विच है ये इसका एंटीसीडेंट है, ये इसका एंटीसीडेंट है। इसका मतलब आगे आने वाला जो वर्ब है वो किसके लिए आया है? वो आया इशू के लिए। इशू सिंगुलर है तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। आप समझ में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कितना बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। मेरी बैटरी लैप्स हो रही है, मैं अभी बैटरी चेंज करके आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूँ। 50 नंबर तक मैं मूव करने वाला हूँ। आगे है द इन्वेस्टिगेशंस इज फाइंडिंग, सॉरी द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग्स अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट prompted responses not just from the agencies concerned but also from the auditors who report they were never granted access to critical records। इसको ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं बैटरी चेंज करता हूं और मुझे लगता है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। just कुछ सेकंड में मैं बैटरी अपनी चेंज कर लूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। मतलब द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग्स में कोई कुछ ऐसा है नहीं। अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट, बोथ के साथ दो चीजें आई, स्कोप एंड कंटेंट अपने आप में सही है। प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्सेज ये अपने आप में सही है। नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न्ड, नॉट जस्ट के पास फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न्ड है, बट ऑल्सो फ्रॉम, तो जैसे नॉट जस्ट के पास स्ट्रक्चर है वैसे बट ऑल्सो के बाद भी स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा, नॉट जस्ट जो है इसको बदल के नॉट ओनली कर दो, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या होता है नॉट ओनली जो बट ऑल्सो है ये पेयर होता है। अगर पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बस एक यही जगह है जहां पे आप इसमें एरर मार्क कर सकते हो कि यहां पे नॉट ओनली होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, नॉट जस्ट, नॉट मियरली, नॉट मियरली और नॉट ओनली, बट ऑल्सो के साथ तीनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो एसएससी के हिसाब से नॉट ओनली बट ऑल्सो के हिसाब से आ रहे हो, तो इसमें वैसे कोई एरर नहीं है ग्रामेटिकली। लेकिन अगर एसएससी लेती है तो नॉट जस्ट को नॉट ओनली पे लेगी, तो आपको इस वाले ऑप्शन में टिक करना है, क्योंकि नो एरर दिया नहीं है, आपको किसी ना किसी ऑप्शन में टिक करना है। तो बेटर होगा कि आप ऑप्शन नंबर 2 में टिक करोगे, लेकिन इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। नॉट जस्ट, नॉट मियरली के साथ हम
बट ऑल्सो इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ स्ट्रक्चर पैरेलल है। तो नॉट जस्ट की जगह अगर आप इसको नॉट ओनली कह दोगे तो सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वोक्ड आर्केइक लॉज टू सप्रेस डिसेंट डज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट लीगल अपॉर्चुनिज्म बट ऑल्सो अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस दैट सच प्रोविजंस वर मींट टू अपहोल्ड। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन है ये। नॉट ओनली बट ऑल्सो पे बेस्ड जो है दो तरीके का एरर आता है, दोनों पेयर होना चाहिए। साथ में अगर नॉट ओनली स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एरर है वो पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर है। लिखा है ना दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वोक्ड, तो गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, इसके साथ हैव दोनों प्लूरल है, सही है। इन्वोक्ड आर्केइक लॉज टू सप्रेस डिसेंट does not only reflect legal opportunism but also undermines। देखो but also के बाद क्या लिखा हुआ है, undermines। यहां पे लिखा हुआ है does not only reflect legal opportunism। तो जो does का इस्तेमाल किया गया है not only के पहले किया गया है, तो जब not only सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं तो हम इन्वर्टेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको मिड में इस्तेमाल करते हैं तो इन्वर्जन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर ध्यान से देखो ये जो आगे का हिस्सा कहा जा रहा है ना नॉट ओनली रिफ्लेक्ट बट ऑल्सो अंडरमाइन, ये किसके लिए, ये जो पूरा क्लॉज है ना, ये पूरा क्लॉज इसका सब्जेक्ट है। ये पूरा जो दैट क्लॉज है ये पूरा इसका सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में नॉट ओनली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बट ऑल्सो अंडरमाइन कर रहा है। तो जो क्लॉज किसी का सब्जेक्ट होता है तो ये सिंगुलर होता है, उस हिसाब से वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये इन्वर्टेड वर्जन की यहाँ पे नीड नहीं है। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं नॉट ओनली इट डज रिफ्लेक्ट, नॉन इन्वर्टेड वर्जन डाल दो, नॉट ओनली डज इट रिफ्लेक्ट लीगल अपॉर्चुनिज्म बट ऑल्सो अंडरमाइंस, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर इसको डज को आप हटा दो, डज को हटा दो, रिफ्लेक्ट को रिफ्लेक्स कर दो, तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कि दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट हैव इन्वोक्ड आर्केइक लॉज टू सप्रेस डिसेंट not only reflects legal opportunism but also undermines the constitutional ethos that such provisions were meant to uphold। तो यहाँ पे जो है ना not only it does, आप इसके साथ इस तरह बना सकते हो या फिर does को हटा के reflect को reflect कर लो, क्योंकि फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। does हटाओगे तो reflect को reflex करना पड़ेगा। does के साथ V1 इस्तेमाल करते हो, do does के साथ did के साथ, अदरवाइज अगर does हटाओगे तो reflect को reflect करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरर दिया हुआ है, पैरेलल स्ट्रक्चर का ये एरर है। ये सारे सबसे अच्छे क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, जो मैंने बोला मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे मिड वाला है। लिखा है द परसेप्शन दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल रेदर देन कंपलसरी। ये पूरा का पूरा क्या है, दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल। गाइडलाइंस यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब है। ये दैट वाला क्लॉज है जो रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। और अगर देखोगे तो ये रिलेटिव एग्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये परसेप्शन को मॉडिफाई करेगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ मॉडिफायर है, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज होना चाहिए। एक बार ये स्ट्रक्चर आप समझ गए ना कि सब्जेक्ट के बाद मॉडिफायर लगाया जाता है। मॉडिफायर फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज हो सकते हैं। उसके बाद आपकी वर्ब यूनिट आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। 4-5-6 एग्जाम्पल से फिर ये चीज समझ में आने लगती है, दिखाई देने लगती है। ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस आर स्टिफल्ड विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है, दैट वाला जो क्लॉज है ये द फैक्ट के विषय में मॉडिफायर है। ये क्या है, मॉडिफायर है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट द फैक्ट है। और ये क्या है, ये है सिंगुलर। ये है सिंगुलर, तो जो वर्ब होना चाहिए ये भी सिंगुलर होना चाहिए। रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्लेक्स होगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। द पॉलिसी एम्स, द पॉलिसी सिंगुलर है, एम्स टू neither penalize first time offenders nor those who may have violated norms due to systematic ambiguity rather than deliberate intent। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। The policy aims to neither penalize, neither और nor जो है ये भी अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर लेता है। neither के बाद देखोगे ये वर्ब आ जाएगा penalize, जबकि यहां nor के बाद क्या आ रहा है, दो जा रहा है। अगर मैं पेनलाइज को इधर डाल दूं, नीदर को इधर डाल दूं, तो नीदर अपने बाद क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट यूनिट, नीदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स।
तो ये जो ऑफेंडर से ये भी नाउन आ जाएगा, ये उसका मॉडिफायर है एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये यूनिट परफेक्ट हो जाएगी नीदर के साथ। तो ये पेनलाइज को आगे कर दो, नीदर को उधर कर दो, अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नीदर नार के साथ पैरेलल स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये पैरेललिज्म का एरर है। अगला क्वेश्चन और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन है जैसे लग रहा है कि आरसी का क्वेश्चन दे दिया गया है। It was not merely the fragmentation of administrative jurisdiction across sectors that disrupted cohesive governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates, which, though designed to safeguard institutional autonomy, ends up paralyzing interdepartmental responsiveness altogether. इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। अब ध्यान से देखो, नॉट मियरली के साथ, नॉट जस्ट के साथ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो बट लिया हुआ है इसको बस बट के साथ ऑल्सो डाल दो और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? और इस क्वेश्चन में और किसी जगह पे एरर नहीं है। नॉट मियरली के साथ बट ऑल्सो, नॉट जस्ट के साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर ऑप्शन नंबर 2 में है। उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वालिटी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और इस तरीके की वीडियो को और देखने के लिए, कंसेप्ट को और रूल्स को और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।